स्वागत। आज हम भारतीय कानून के एक ऐसे पहलू पर गहराई से बात करने वाले हैं जो सीधा जुड़ा है न्याय की बुनियाद से, यानी सच से। हाँ, बिल्कुल सच। हम बात करेंगे झूठा साक्ष्य देने, मतलब झूठे सबूत देने, या फिर झूठे सबूत गढ़ने और न्याय की प्रक्रिया में रुकावट डालने वाले अपराधों की। जी। हमारे पास कानूनी दस्तावेज झूठा साक्ष्य और न्याय के विरुद्ध अपराध के कुछ खास हिस्से हैं, खास तौर पर धारा 226 से 230 तक। हाँ, ये धाराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये बताती हैं कि हमारा कानून सच को कितना जरूरी मानता है और झूठ को रोकने के लिए क्या करता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम इन कानूनी बातों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ, कोशिश यही रहेगी। कानून की नजर में झूठा सबूत देना क्या होता है और सबूत गढ़ना इससे अलग कैसे है? ये अच्छा सवाल है। कितने संगीन। तो चलिए पता लगाते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था सच को कैसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। शुरुआत इसी से करते हैं कि कानून झूठे सबूत को डिफाइन कैसे करता है। हाँ, तो खोलकर समझते हैं। कानून की भाषा में झूठा साक्ष्य देना, इसका असल मतलब क्या है? धारा 227 इसी बारे में है ना? जी हाँ, धारा 227 ये काफी साफ साफ बताती है। देखिए, इसके 3 मुख्य हिस्से हैं, समझ लीजिए। 3 हिस्से कौन कौन से? पहला कि जो व्यक्ति बयान दे रहा है वो कानूनी तौर पर सच बोलने के लिए बाध्य हो। बाध्य मतलब उसे सच बोलना ही है। हाँ, या तो उसने शपथ ली हो या कानून का कोई ऐसा नियम हो जो उसे सच बोलने के लिए कहता हो। अच्छा, और दूसरा? दूसरा कि उस व्यक्ति ने कोई ऐसा बयान दिया हो जो झूठा है। ठीक है, झूठा बयान। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, कि वो व्यक्ति या तो जानता हो कि उसका बयान झूठा है या उसे यकीन हो कि ये झूठा है, या फिर उसे उस बयान के सच होने का ही यकीन ना हो। ओ, मतलब अगर कोई लापरवाही में कुछ गलत बोल दे तो वो नहीं, जानबूझकर होना चाहिए। बिल्कुल, जानबूझकर झूठ बोलना या ये जानते हुए बोलना कि शायद ये सच नहीं है। अच्छा, तो ये सिर्फ सीधे सीधे झूठ बोलने तक ही नहीं है। मैंने सुना है कि अगर कोई अपने यकीन या विश्वास के बारे में झूठ बोले तो वो भी इसी में आता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, सही पकड़ा आपने। यहीं पर धारा 227 का स्पष्टीकरण 2 मतलब एक्सप्लेनेशन 2 बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्या कहता है वो? वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में अपने विश्वास या यकीन को लेकर झूठा बयान देता है तो वो भी झूठा साक्ष्य देने का दोषी माना जाएगा। अरे, मतलब अगर मैं कहूँ मुझे पक्का यकीन है कि ऐसा हुआ था, पर अंदर से मुझे पता हो कि मुझे कोई यकीन नहीं है, तो वो भी झूठा साक्ष्य है। बिल्कुल। ये दिमाग की हालत के बारे में अदालत को गुमराह करने जैसा है। अच्छा। हाँ, और हाँ, स्पष्टीकरण एक ही भी साफ करता है कि बयान चाहे बोला गया हो या लिखा गया हो या इशारों में हो, तरीका कोई भी हो, वो इसके तहत आ सकता है। इसे और साफ करने लिए कुछ उदाहरण देखें, कानून में दिए हैं ना? हाँ, उदाहरणों से बात ज्यादा साफ हो जाती है। जैसे उदाहरण ए लेते हैं। मान लीजिए ब का ज पर कर्ज है, जो सच है। ठीक। अब ब की मदद करने के लिए अदालत में झूठी कसम खाकर कहता है कि उसने ज को कर्ज मानते हुए सुना था, जबकि उसने सुना नहीं था। हाँ, तो यहाँ ने साफ तौर पर झूठा साक्ष्य दिया। वो कसम से बंधा था, उसने झूठा बयान दिया और वो जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। समझ गई। और उदाहरण बी, वो हस्ताक्षर वाला? हाँ, उसमें शपथ लेकर कहता है कि उसे यकीन है कि एक खास सिग्नेचर ज का है, जबकि असल में उसे ऐसा कोई यकीन नहीं है। तो वो अपने यकीन के बारे में झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, इसलिए वो भी झूठा साक्ष्य है। पता ही नहीं है। सही। चाहे जेड सच में वहां रहा हो, का बयान तो झूठा ही हुआ ना? हाँ, क्योंकि उसने जानने का दावा किया जबकि वो जानता नहीं था, ये भी झूठा साक्ष्य है। लेकिन एक उदाहरण सी भी है जो फर्क दिखाता है। हाँ, वो महत्वपूर्ण है। मान लीजिए ने जेड की लिखावट पहले देखी है और उसे सच में लगता है कि यह सिग्नेचर जेड का ही है। वो ईमानदारी से यही बयान देता है। ठीक। अब बाद में पता चलता है कि सिग्नेचर जेड का नहीं था, तो भी ने झूठा साक्ष्य नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने विश्वास के बारे में बयान दिया था और उसका वो विश्वास सच्चा था, भले ही गलत निकला। यहाँ नीयत दिखी जाती है। अच्छा। नीयत का फर्क है। हाँ। और संक्षेप में उदाहरण ई, अगर कोई ट्रांसलेटर जो सही अनुवाद करने की शपथ से बंधा है जानबूझकर गलत अनुवाद करता है तो वो भी झूठा साक्ष्य देने का दोषी है। ठीक है, तो ये तो हुई जानबूझकर झूठ बोलने की बात, तथ्यों के बारे में या विश्वास के बारे में। लेकिन क्या हो अगर कोई झूठ बोले नहीं बल्कि झूठा सबूत बना दे? हाँ, ये अलग है। जैसे कोई नकली दस्तावेज तैयार कर ले या कुछ ऐसा। कानून इसके लिए क्या कहता है? हाँ, बिल्कुल कहता है।
यहीं पर आती है धारा 228। ये है झूठा साक्ष्य गढ़ने के बारे में, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। अच्छा, गढ़ना। हाँ, देखिए, ये सिर्फ मुंह से झूठ बोलने से एक कदम आगे की बात है। कैसे? इसमें एक सक्रिय काम शामिल है, मतलब जानबूझकर किया गया कोई एक्ट। सक्रिय काम जैसे कि? जैसे कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करना, या मान लीजिए किसी बही खाता या रिकॉर्ड में कोई झूठी एंट्री कर देना। और ध्यान दीजिए, कानून यहाँ साफ तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल करता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी? अच्छा। हाँ, या फिर कोई ऐसा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना जिसमें कोई झूठा बयान हो। ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी चीज यहाँ नियत है, इरादा। नियत? कैसी नियत? ये काम इस इरादे से किया जाना चाहिए कि वो बनाई गई परिस्थिति या झूठी एंट्री या झूठा बयान किसी न्यायिक कार्यवाही या किसी कानूनी प्रक्रिया में सबूत के तौर पर पेश हो। ओह! और इतना ही नहीं, इरादा ये भी होना चाहिए कि इस झूठे सबूत के आधार पर जो भी उस मामले में राय बनाने वाला है, जज या कोई और, वो किसी जरूरी पॉइंट पर गलत राय बना ले। अरे वाह! मतलब ये तो पूरी सोची समझी साजिश लगती है। हाँ, बिल्कुल। इसके भी उदाहरण है क्या कानून में? हाँ, और उदाहरणों से ये नियत और भी साफ हो जाती है। जैसे उदाहरण ए, ज को चोरी में फंसाना चाहता है। ठीक है। वो ज के बक्से में चुपके से कुछ गहने रख देता है। इरादा क्या है? कि तलाशी में गहने मिले और ज पर शक जाए। ये क्या हुआ? झूठी परिस्थिति गणना। समझ गई। ये तो गणना ही हुआ। या उदाहरण बी, अपनी दुकान के बही खाते में एक झूठी एंट्री करता है। क्यों? ताकि वो इसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश कर सकें, अपने केस को मजबूत करने के लिए। हाँ। और उदाहरण सी तो और भी शातिर है। ज को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फंसाना चाहता है। वो ज की हैंडराइटिंग की नकल करके एक खत लिखता है और ऐसी जगह छुपा देता है जहां पुलिस तलाशी ले सकती है। ये सब जानबूझकर किए गए काम है। मकसद एक ही, न्याय प्रक्रिया को गुमराह करना। और आपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जिक्र किया था। जी। ये दिखाता है कि कानून वक्त के साथ बदल रहा है ना? आजकल तो डिजिटल सबूत बहुत आम है। निश्चित रूप से ईमेल्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, लॉग फाइल्स, ये सब आजकल मुकदमों में ये बहुत अहमियत रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कानून का इन्हें शामिल करना बहुत जरूरी था। ये दिखाता है कि झूठा साक्ष्य गढ़ना अब सिर्फ कागजों या चीजों तक सीमित नहीं है। डिजिटल दुनिया में भी ये अपराध हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि झूठा साक्ष्य देना क्या है, धारा 227, और झूठा साक्ष्य गढ़ना क्या है, धारा 228। ये दोनों ही मतलब न्याय की प्रक्रिया पर सीधा हमला है। हाँ, सीधे सीधे। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सजा क्या है? इसके परिणाम कितने गंभीर हैं? धारा 229 शायद इसी बारे में है। धारा 229 सजा बताती है, और यहाँ कानून ने अपराध की गंभीरता के हिसाब से सजा में फर्क किया है। अच्छा, कैसे? देखिए, उपधारा 1 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी भी स्टेज पर झूठा साक्ष्य देता है। न्यायिक कार्यवाही मतलब कोर्ट की कार्यवाही? हाँ, मोटे तौर पर। या फिर न्यायिक कार्रवाई में इस्तेमाल करने का इरादे से झूठा साक्ष्य गढ़ता है, तो उसे 7 साल तक की कैद हो सकती है। 7 साल? ये तो काफी है। हाँ, ये सजा साधारण भी हो सकती है और कठोर भी, और साथ में 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। 10,000 तक का जुर्माना भी? अच्छा, ये न्यायिक कार्यवाही क्या होती है, थोड़ा और साफ करेंगे? और दूसरी उपधारा किस बारे में है? हाँ, अच्छा सवाल है। न्यायिक कार्यवाही का मतलब है अदालत या किसी कानूनी ऑफिसर के सामने चलने वाली कोई भी फॉर्मल प्रक्रिया जहां सबूतों के आधार पर फैसला होता है। ठीक है। कानून में दिए स्पष्टीकरण इसे और साफ करते हैं, जैसे सेना की कोर्ट मार्शल की सुनवाई। अच्छा, वो भी? हाँ, या फिर किसी मुकदमे से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच, भले ही वो कोर्ट रूम में ना हो, वो भी न्यायिक कार्यवाही का ही एक चरण मानी जाती है। इसी तरह अगर अदालत खुद किसी जांच का आदेश देती है तो वो भी न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा है। समझ गई। तो इन सब में झूठ बोलने पर 7 साल तक की सजा? जी। अब आते हैं उपधारा 2 पर। ये उन मामलों के लिए है जहां झूठा साक्ष्य दिया या गढ़ा तो गया है, लेकिन वो किसी न्यायिक कार्यवाही के संदर्भ में नहीं है। अच्छा, मतलब कोर्ट से बाहर। हाँ, समझ लीजिए। ऐसे मामलों में सजा थोड़ी कम है, 3 साल तक की कैद, साधारण या कठोर, और 5,000 रुपए तक का जुर्माना। 3 साल और 5,000? तो फर्क साफ है। जहां झूठ सीधे अदालत या उसके जैसी प्रक्रिया को प्रभावित करता है, वहां सजा ज्यादा सख्त है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वहां सत्य की शपथ और निष्पक्ष न्याय पर सीधा हमला होता है, वो ज्यादा गंभीर माना जाता है। समझ गए। तो अदालत में या उससे जुड़ी कार्रवाई में झूठ बोलना ज्यादा गंभीर है, लेकिन
क्या स्थिति इससे भी ज्यादा संगीन हो सकती है? कोई ऐसा मामला जहां झूठे सबूत के परिणाम और भी भयानक हो? धारा 230 शायद? हाँ, धारा 230 उन बहुत ही गंभीर मामलों से निपटती है जहां झूठे साक्ष्य का इरादा या नतीजा बहुत भयानक होता है। मतलब? उपधारा 1 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति इस इरादे से झूठा साक्ष्य देता है या गढ़ता है या ये जानते हुए ऐसा करता है कि इससे किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जिसकी सजा मौत है। मौत की सजा वाले अपराध? हाँ, मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट। तो ऐसा झूठा सबूत देने या गढ़ने वाले को आजीवन कारावास या 10 साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है। आजीवन कारावास या 10 साल कठोर कारावास। और साथ में 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी। 50,000? ये तो बहुत संगीन है। किसी को फांसी तक पहुंचाने की नीयत से झूठ बोलना। हाँ, ये बहुत ही गंभीर अपराध है। लेकिन अगर उस झूठे सबूत की वजह से किसी बेगुनाह को सच में फांसी हो जाए तो? भगवान न करे ऐसा हो, पर क्या कानून ऐसी स्थिति के लिए भी कुछ कहता है? दुर्भाग्य से हाँ, कानून ऐसी भयावह स्थिति को भी एड्रेस करता है। धारा 230 की उपधारा 2 शायद भारतीय दंड संहिता के सबसे गंभीर प्रावधानों में से एक है। क्या कहती है वो? वो कहती है कि अगर उपधारा 1 में बताए गए झूठे साक्ष्य के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे फांसी दे दी जाती है, हाँ, तो जिस व्यक्ति ने वो झूठा साक्ष्य दिया था या गढ़ा था उसे या तो मृत्युदंड दिया जाएगा, मृत्युदंड, हाँ, या फिर वही सजा जो उपधारा 1 में बताई गई है, आजीवन कारावास या 10 साल तक कठोर कारावास और जुर्माना। मतलब झूठे सबूत से किसी की जान लेने का नतीजा मौत की सजा भी हो सकता है। ये तो सच में दिखाता है कि गवाही देने की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। बिल्कुल, ये प्रावधान दिखाता है कि न्याय प्रणाली सबूतों पर कितनी निर्भर है और झूठे सबूत कितने विनाशकारी हो सकते हैं। ये सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, ये न्याय के साथ एक गहरा विश्वासघात है जिसके नतीजे में किसी की जान जा सकती है। ये सब समझने के बाद एक और धारा थी जिसका जिक्र हमारे सोर्स मटेरियल की शुरुआत में था, धारा 226। ये झूठे सबूत से थोड़ी अलग लगती है, पर शायद इसका भी ताल्लुक न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने से है। हाँ, धारा 226 एक खास तरह के अपराध से जुड़ी है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है, आत्महत्या की कोशिश, हाँ, और ऐसा वो इस इरादे से करता है ताकि किसी लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट को उसके सरकारी काम करने से रोक सके या उसमें बाधा डाल सके, तो ये भी एक दंडनीय अपराध है। आत्महत्या की कोशिश किसी सरकारी अफसर को रोकने के लिए, ये थोड़ा अजीब सा है। ये झूठे सबूत वाले मामले से कैसे जुड़ता है? हाँ, सीधा संबंध झूठे सबूत से नहीं है, सही कहा आपने। लेकिन ये दिखाता है कि कानून उन अलग अलग तरीकों को भी पहचानता है जिनसे लोग पब्लिक जस्टिस के काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, शायद सोर्स मटेरियल में इसे झूठे साक्ष्य वाले चैप्टर से ठीक पहले इसलिए रखा गया है ताकि पब्लिक जस्टिस के खिलाफ होने वाले अलग अलग अपराधों की एक तस्वीर दी जा सके। ये एक तरह से कॉन्टेक्स्ट सेट करता है कि कानून सिर्फ झूठी गवाही ही नहीं बल्कि न्याय प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा को गंभीरता से लेता है। और इसकी सजा क्या है? इसकी सजा है 1 साल तक का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों, या फिर कम्युनिटी सर्विस भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब तक की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने आज भारतीय कानून की धारा 227 से 230 और साथ में धारा 226 के हिस्सों पर बात की। जी, हमने समझा कि झूठा साक्ष्य देना क्या होता है, मतलब कानूनी तौर पर बंधे होने के बावजूद जानबूझकर सच न बोलना या अपने विश्वास के बारे में झूठ बोलना। हाँ, और हमने झूठा साक्ष्य घड़ने को भी समझा, यानी न्याय प्रक्रिया को गुमराह करने के इरादे से झूठी परिस्थितियां बनाना या झूठे रिकॉर्ड तैयार करना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। और हमने देखा कि यहाँ नियत मतलब इरादा कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। फिर हमने इनके परिणामों पर बात की। न्यायिक कार्रवाई में झूठ या सबूत गढ़ने पर 7 साल तक की सजा और जुर्माना, और अन्य मामलों में 3 साल तक की सजा और जुर्माना। और सबसे गंभीर मामले देखे धारा 230 में, जहां झूठे साक्ष्य का इरादा किसी को मौत की सजा वाले अपराध में फंसाना हो, वहां आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा। हाँ, और जुर्माना भी। और अगर ऐसे झूठे सबूत की वजह से किसी बेगुनाह को फांसी हो जाती है तो झूठा साक्ष्य देने वाले को भी मौत की सजा दी जा सकती है। यह कानून की सख्ती और न्याय की रक्षा के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। अब इसे हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा और रिलेटेबल बनाते हैं। आखिर इन सब कानूनी बारीकियों को समझना एक आम इंसान के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, ये कानून सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है। ये उस भरोसे और सच्चाई की नींव को दिखाते हैं जिस पर हमारी पूरी न्याय व्यवस्था टिकी है। जब भी कोई अदालत में गवाही देता है या कोई हलफनामा देता है तो उससे सच बोलने की उम्मीद की जाती है। ये कानून उसी उम्मीद को मजबूती देते हैं। ये सिर्फ किताबी नियम नहीं है,
इनका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर, उनकी आज़ादी पर और कभी-कभी तो जान पर भी पड़ता है। सही कहा। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का जिक्र हमें ये भी याद दिलाता है कि कानून को टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ता है। झूठ बोलने और सबूत घड़ने के तरीके भी तो बदल रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल। ये कानून हमें नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराते हैं कि सच बोलना कितना जरूरी है।